देख रहे हैं खबर हरपर न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। शनिवार सुबह कोरोना वैक्सीनेशन कोरोना टीका लगना शुरू हुआ। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मौर्य एवं एसडीओपी सुमित अग्रवाल ने पुलिस जिला अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। शनिवार की सुबह दतिया में कोरोना वैक्सीन के टीके लगना शुरू हो गए। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मौर्य एसडीओपी सुमित अग्रवाल ने पुलिस जिला अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मौर्य ने सभी से अपील की कि कोरोना वैक्सीन को लगवाएं। सरकार की गाइडलाइन के तहत लगने वाले कोरोना वैक्सीनेशन में भाग लें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वैक्सीन ओपीडी में उपस्थित बीएमओ डॉक्टर वरुण खास तौर पर उपस्थित रहे। हमारी संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर। निश्चित रूप से यह है कि जब हम सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित हैं। जब आज मैं सुरक्षित हुआ तो निश्चित रूप से मेरी फैमिली, मेरे आगे पीछे रहने वाले सारे लोग, मैं जिनके आसपास रहता हूँ वो सारे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। भारत सरकार की और हेल्थ गाइडलाइंस जो है, आप सभी को टीकाकरण कराना चाहिए और जितने लोग बचे हैं वो भी अति शीघ्र टीकाकरण कराएं। इससे निश्चित रूप से एक वैश्विक महामारी से हम निपट सकें। और मैं उन साइंटिस्टों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने टीकाकरण ईजाद किया है, जिससे हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित है। सर, आज आपको बहुत टाइम हो गया है लगवाए हुए वैक्सीन का टीका, तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि नॉर्मल, जैसे मेरा रूटीन था नॉर्मल है, कहीं कोई घबराहट नहीं, कहीं कोई सिम्टम्स नहीं बीमारी के, बुखार के, और बहुत प्रसन्नचित हूँ और बहुत अच्छा लगा। कड़ी मशक्कत के बाद 2 दिन से लापता युवक की बॉडी नहर में मिली। पुलिस ने औपचारिकता के बाद पोस्टमार्टम कराकर बॉडी को परिजनों को सौंप दिया। कड़ी मशक्कत के बाद 2 दिन से नहर में लापता युवक की बॉडी मिल गई है। पुलिस औपचारिकता के बाद पोस्टमार्टम कराकर बॉडी को परिजनों के सुपुर्द किया गया। मृतक का अंतिम संस्कार भी किया गया है। दतिया के एडिशनल एसपी कमल सिंह मौर्य ने पत्रकारों से चर्चा कर सूचना दी कि अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से परिजनों की मदद भी करेगा। हमारी संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर। 2 दिन से लगातार हमारी टीमें उनको सर्च कर रही थी और आज सुबह उनकी बॉडी मिल गई है और परिजनों को सौंप दी गई, जिन्होंने आज उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। श्री नेमिनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर के तत्वाधान में शनिवार को जैन समाज द्वारा 1 दिवसीय नवदेवता शांति विधान का आयोजन नई सड़क स्थित जायसवाल धर्मशाला में किया गया, जिसमें विधानाचार्य पंडित अनुभव शास्त्री के मार्गदर्शन में विधान का प्रारंभ इंद्रेश जैन, शशि जैन के द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी सुरेश चंद्र जैन, निर्मला जैन के द्वारा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मां अर्घ्य समर्पित किया गया। धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन के उद्देश्य से जायसवाल धर्मशाला के निर्माण हेतु भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम शिला दिनेश चंद्र जैन ऐसा वालों ने रखी। वहीं सुरेश चंद्र जैन के द्वारा विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया कि विधान से पूर्व भगवान महावीर स्वामी की पालकी यात्रा एवं कलश यात्रा निकाली गई, जो दाना ओली स्थित बालचंद जैन के निवास से प्रारंभ होकर मोची ओली डीडवाना ओली होती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। पालकी यात्रा में भगवान महावीर स्वामी पालकी में विराजित थे। वहीं महिलाएं सिर पर कलश लेकर केसरी वस्त्रों में चल रही थी। कार्यक्रम का संचालन ललित जैन और बालचंद जैन ने किया। इस अवसर पर कैट के प्रदेश अध्यक्ष भूपन जैन, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुमत चंद जैन, महामंत्री राजेश जैन, मंत्री दिनेश जैन, कोषाध्यक्ष बीरन जैन, प्रेमचंद पांडवी, पुत्रलाल जैन, सौरभ जैन एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पर
शांति रख करके हम लोग द्वारा अपने करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। हमारा सब शांत रखियो, हमारा सब शांत रखियो। चलिए जारी उठा लीजिए और सब यंत्र के ऊपर यंत्र में मंत्र होते हैं और मंत्र में वो शक्ति है कि हमारा सारा कार्य सफल होगा। वीतरागाय नमः। ओम नमः शिवाय। द्वादश गणेशाय शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सर्वदाय स्वयं वेसिताय बुद्धाय परमात्माय परमसुखाय तलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्रदाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय तलोक वंशनाय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे गणित फलमंताय ऋषि हरका साव साव का प्रमुख चतुर्सुख सपनास्काय खात क्रमनास्काय आहात क्रमनास्काय अपवाद मास्काम छिन छिन बिन सभी बोलेंगे मिलके व्रतम अधिकामम रतिकामम क्रोधम अग्नि सर्वसप्तम सर्वोपसर्ग विघ्नम सर्वभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वनग्भयम सर्वमंत्रम सर्वमंभयम सर्वसूरभयम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वजन्मारे सर्वजन्मारे सर्वासुमारे सर्वगौमारे सर्वदानमारे सर्वलक्ष्मारे सर्वगुणमारे सर्वपत्रमारे सर्वपुष्पारे सर्वफलमारे सर्व। ग्वालियर में पुलिस परिवार परामर्श केंद्र द्वारा 8 विवाहित जोड़ों को विखंडन होने से बचा लिया। इन जोड़ों में कुछ तो ऐसे थे जिनकी शादी को 1 साल ही हुआ था। इनमें से एक है डॉली, जिसका पति 11 साल बाद विवाद हुआ और दोनों के बीच कुछ इस तरह के हालात बन गए कि पति पत्नी दोनों ही अलग रहने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन आज एक साथ रह रहे हैं। वहीं एक नवविवाहिता का कहना है कि उसकी शादी 2018 में हुई थी और जिस समय शादी हुई उस समय ससुराल वालियों ने वादा किया था कि वो शादी के बाद उसकी जॉब कर सकती है, लेकिन शादी के बाद तमाम प्रतिबंध उस पर लगा दिए गए, जिसके कारण उसने ससुराल छोड़ने का मन बना लिया और वो मायके आ गई। इसके बाद मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा, जहां पर दोनों के बीच राजीनामा कराया गया और आज वो ससुराल में है, साथ ही जॉब भी कर रही है। इस तरह के जोड़ों को जिनके परिवार परामर्श केंद्र के द्वारा एक दूसरे की ओर रहने के लिए प्रेरित किया गया। एसपी ऑफिस सभागार में एसपी अमित सांगी ने स्वागत किया। एसपी अमित सांगी का कहना है कि उनके जिले में 3 स्थानों पर परिवार परामर्श केंद्र संचालित हो रहे हैं। उनका एक ही मकसद होता है किसी भी हाल में पति पत्नी के झगड़े विवाह तोड़ने के कगार पर ना पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दोनों ही परिवार को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है और छोटे छोटे बच्चे ही परेशान होते हैं। यही कारण है कि आज इन सभी जोड़ों का सम्मान किया गया है ताकि यह दोबारा से नया जीवन शुरू कर सके। पहल एसपी साहब द्वारा शुरू की गई है। जिन जोड़ों का समझौता हो जाता है एसपी ऑफिस में, उन जोड़ों का सम्मान समारोह रखा गया था। 7 जोड़ों का आज सम्मान समारोह हुआ है। क्या क्या विवाद हुए थे? अधिकतर फैमिली विवाद जो होते हैं उन्हीं को यहाँ पे परिवार परामर्श केंद्र में देखा जाता है। विवाद वही फैमिलीज़ के, हस्बैंड वाइफ के, सास बहू के, इन्हीं सब में जो विवाद होता है इनके लिए यहाँ पर हम लोग परामर्श की टीम बैठती है। हर एक दिन अलग अलग 2-2 मेंबर्स बैठते हैं और इन लोग के साथ काउंसलिंग करी जाती है 3-4 डेट्स में और इनको जोड़ा जाता है। अच्छे से क्या कानून होता है? कुछ नहीं, थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा एक दूसरे से हो जाती है गलतफहमी। कुछ गलत अपने अंदर थी तो वो सुधार लिया अपने भी और हमने भी कर लिया अपना एक्शन। कहाँ रहते हैं आप लोग? अपन यहीं रह रहे हैं अभी तो गोल पड़ी है। थोड़ी गलतफहमी हो गई थी हम दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे। फिर यहाँ पे आवेदन दिया गया था, यहाँ पे भी सर ने थोड़ा समझाया करा, सर की मैडम भी। कितने साल विवाद चला आप लोगों का? जी कुछ महीने ही, बस 3-4 महीने। लॉकडाउन के बीच में 11 साल। कैसा जीवन चल रहा है? अब अच्छा है, बढ़िया है। सर ने क्या नाम है आपके पति का? कपिल गोयल। क्या करते हैं ये? कपड़े का काम है इनका। बात आज आप लोगों का सम्मान हुआ, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ पे सर ने भी अमृत करा और स्वागत करा तो अच्छा लगा। ये यहाँ पे आज 8 जोड़ों को आमंत्रित किया गया है पुलिस कंट्रोल रूम ग्वालियर में, और ये वे जोड़े हैं जिनके बीच में छोटी छोटी बातों को लेके, कुछ गलतफहमियों को लेके झगड़े हो गए थे और ये नौबत आ गई थी कि परिवार में विवाह विच्छेद ही एकमात्र रास्ता बचा था। किंतु हमारे परामर्श केंद्र के सदस्यों के धैर्यपूर्वक निराकरण करने से इनके बीच में सुलह हुई और अब ये बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज इनको यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये था कि और भी परिवार जिसमें इस तरह के झगड़े होते हैं वो इससे प्रेरणा लें,
इनको जो ये जोड़े अच्छे से अब जीवन यापन कर रहे हैं, इनको एक रिकग्निशन मिले और साथ ही हमारे परामर्श केंद्र के जो सदस्य हैं उनके कार्य को भी सामने रखा जाए। कुल मिला के हमारा जो परामर्श केंद्र है, जो इसमें 65% सक्सेस रेट है, अर्थात यदि हम पे 100 कंप्लेंट आती हैं तो उसमें से 65 कंप्लेंट्स जो हैं उसमें हम राजीनामा करा पाने में सफल होते हैं और घरों को टूटने से बचा पा रहे हैं। आज कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एसटीएफ ने एक युवक को 3.5 लाख के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि आरोपी युवक अहमदाबाद जाने के फिराक में था। एसटीएफ ने इस कंपू इलाके से पकड़ा है और इसके पास से 2-2 हजार के 3.5 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। के कंपू थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क इलाके में एसटीएफ ने नकली नोट का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 2-2 हजार के 175 नोट यानी 3.5 लाख रुपए की रकम बरामद की गई है। यह युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है। पिछले साल भी इस पर नकली नोट चलाने का एक प्रकरण दर्ज हुआ था। इसके अलावा उस पर 8 अन्य मामले भी चल रहे हैं। एसटीएफ ने युवक को गुरुवार की शाम गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसटीएफ आरोपी से पूछताछ कर रही है, लेकिन यह पता नहीं चला है कि यह नोट कैसे तैयार किए जाते थे। कलर फोटोकॉपियर से नोटों को निकाला जाता था अथवा नेपाल और पाकिस्तान के जरिए आने वाली फेक करेंसी से इसका ताल्लुक है। एसटीएफ ने इतना जरूर बताया कि पकड़े गए युवक के साथ कुछ अन्य लोग भी इस रैकेट में शामिल हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। यह सभी नोट 2-2 हजार की शक्ल में बरामद किए गए हैं। हमारे एसटीएफ के एडीजी विपिन माहेश्वरी सर और ग्वालियर एसटीएफ एडीजी एसपी सर नीरज सोनी सर के द्वारा एससीआरबी के जो पूर्व अपराधी हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड एकत्रित करने के लिए आदेशित किया गया था। इस संबंध में हम लोगों ने जब डेटा कलेक्ट किया तो भिंड के एक मऊ थाने का नकली नोटों का एक प्रकरण हमारे सामने आया। उसके जो पूर्व अपराधी थे तो उनके संबंध में जब हमने लीड ली तो उनमें से एक अपराधी के मामले में हमको पता चला कि इसकी लोकेशन यहीं ग्वालियर के आसपास आ रही है और ये अभी करंट में नकली नोट बनाने मतलब बेचने का चलाने का काम कर रहा है, मार्केट में चलाने का काम कर रहा है। मुखबिर की सूचना पे हमने काम करते हुए जब इसके ग्वालियर लोकेशन आई तो इस पर कार्रवाई की। कहाँ से पकड़ा है इसको? हमने इसको नेहरू पार्क ग्वालियर में पकड़ा हुआ है, कंपू के क्षेत्र में। कहाँ से लाता था, कुछ मशीन वगैरह? ये कहाँ से लाता था और कैसे बनाता था इस संबंध में अभी पूछताछ जारी है। जहाँ तक अभी पता चला है इसके कुछ और साथी थे जिनके साथ ये मिलके लोकल लेवल पे नोटों का निर्माण करता था। मूलतः कहाँ का रहने वाला है? ये मूलतः भिंड के गांव का रहने वाला है, भिंड के एक गाँव का रहने वाला। कोई क्या बैकग्राउंड है इसका? क्या ये इसका काम का तो ऐसा कुछ पता नहीं है, मजदूरी वगैरह करता है। बाकी इसका एक आपराधिक रिकॉर्ड है लंबा चौड़ा, 8-10 अपराध पहले से ही दर्ज हैं। नकली नोटों का एक पूर्व प्रकरण इसमें 2020 में। तो इसको पहले भी कहीं पकड़ा गया? ये आर्म्स एक्ट और अन्य मामलों में पहले जेल जा चुका है और जो नकली नोट का प्रकरण है उसमें वांछित है अभी। ये कहाँ खपाने जा रहा था? ये लोकल मार्केट में चलाने के लिए जा रहा था। शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम इलाके में रहने वाले एक कारोबारी के नाबालिग लड़के ने अपने ही घर में लाखों रुपए की चपत लगा दी। कारोबारी का बेटा अपने घर से करीब 5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है, लेकर गायब हो गया। ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम इलाके में रहने वाले एक कारोबारी के नाबालिग लड़के ने अपने ही घर में रखे लाखों रुपए की सेंध लगा दी। कारोबारी का बेटा अपने घर से करीब 5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी की जेवरात, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है, लेकर गायब हो गया है। कारोबारी रविंद्र भदौरिया का यह नाबालिग बेटा पहले भी घर का सामान लेकर गायब हो चुका है, तब उसे बामुश्किल पकड़ा गया था। अब उसने एक बार फिर से अपने ही घर में सेंध लगा दी है। परिजनों द्वारा सूचना देने पर महाराजपुरा पुलिस ने नाबालिग लड़के की खोजबीन शुरू कर दी है। रविंद्र भदौरिया कारोबारी हैं। उनका नाबालिग बेटा, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल बताई गई है, वह अपने घर से नकदी और जेवरात लेकर गायब हुआ है। गायब हुए सामान में हीरे की अंगूठी भी बताई गई है। पुलिस ने नाबालिग लड़के के दोस्तों और परिजनों को तलाशना शुरू कर दिया है, जिससे उसका निरंतर संपर्क रहता था। घटना 2 दिन पुरानी बताई गई है। परिजनों द्वारा अपने स्तर पर प्रयास करने को सफलता आती नहीं लगी, तब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कारोबारी के यहाँ से कोई रुपया और सोना चोरी हुआ है, क्या पूरा मामला है? जी, शताब्दीपुरम ग्वालियर के एक निवासी हैं देवेंद्र सिंह भदौरिया जी। उन्होंने आखिर थाने पर लिखित एक आवेदन दिया है महाराजपुरा थाने पर। उन्होंने बताया कि उनके एक नाबालिग बच्चा है। नाबालिग बच्चा घर से 5 लाख रुपए लगभग नकद और कुछ सोना चांदी और जवाहरात, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए की होगी, ऐसा सामग्री लेके घर से गायब है। और पहले भी वो ऐसा कर चुका है और उसने संदेह भी व्यक्त किया है कुछ लोगों के ऊपर, और पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है।
काय का व्यापार करते मालूम। राष्ट्रीय संत मुनि श्री विहर सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विजय सागर जी महाराज आज शनिवार को ठाटीपुर से पदविहार कर मुरार में भव्य मंगल प्रवेश किया। ग्वालियर राष्ट्रीय संत मुनि श्री विजय सागर महाराज एवं मुनि श्री विजय सागर महाराज का शनिवार को ठाटीपुर से पदविहार कर मुरार में भव्य मंगल प्रवेश किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि मुनि श्री की अगवानी मुरार स्थित शहीद गेट से पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल और मुरार जैन समाज के लोगों ने की। मुनि श्री ने पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल जी के निवास पर पहुंचे। यहां मुन्नालाल गोयल की धर्मपत्नी शरद गोयल, चमर कॉमर्स के उपाध्यक्ष जगदीश मित्तल, दिनेश जैन नेताजी, मुरार अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, रविंद्र जैन ने मुनि श्री के पाद पर चलन कर दीपों से महाआरती भी की। भैया एक मिनट भैया सब लोग साइड हो जाओ, थोड़ा धीरे सामने रहो। मंदिर के सामने कैसे ऊपर देखेंगे? बड़ा गौरव का विषय है कि हमारी मुरार नगरी में और खासकर मेरे निवास पर राष्ट्रीय संत मुनि विजय सागर जी महाराज के चरण कमल मेरे निवास पर पड़े हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं बहुत गर्वित हूं कि मुनि महाराज जी के चरण कमल मेरे घर पर मेरे निवास पर पड़े हैं, क्योंकि जब संतों के चरण पढ़ते हैं तो वो रास्ता सुख का होता है, शांति का होता है, प्यार का। आज हम मुरार के सभी वासी, सभी सम्मानीगण उनका बार बार नमन करते हैं। ये सब मुनि जी के आशीर्वाद से होता है, बशर्ते हम सब उनकी बताई हुई वाणी, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। क्यों मुनि श्री आते हैं और अपने वचनों से हमको सन्मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं, हमको धर्म के रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। ये सब हमारे ऊपर है कि मुनि श्री जो रास्ता हमको दिखाएं उसमें एक शब्द भी यदि जीवन में हम उतार पाएं, उस रास्ते पर चल पाएं, तो निश्चित तौर पर मानव जाति का हम सबका कल्याण हो जाएगा। मुनि श्री जी का आदेश है कि 22 फरवरी से और 27 फरवरी तक फूलबाग में मैदान में पंच कल्याण महोत्सव होने जा रहा है। हम सबकी, समाज की और धर्मनिरपेक्ष जनता की जो इस शहर में अमन चैन चाहता है, शांति चाहता है, सद्भाव चाहता है, उन सबकी जिम्मेदारी है कि उस पंच कल्याण महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और 5 दिन हम पूरा करें। क्योंकि हम लोगों पर समय का अभाव रहता है, लेकिन जब रास्ता जन कल्याण का हो, जब रास्ता शांति का हो, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस महायज्ञ में हम सब शरीक हों। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि 22 फरवरी से और 27 फरवरी तक फूलबाग मैदान में जो पंच कल्याण महोत्सव होने जा रहा है, उस सब में समाज, गैर समाज, सभी धर्मनिरपेक्ष जनता उसमें शरीक हो और सबका निश्चित तौर पर सबसे एक संदेश पूरी ग्वालियर में, प्रदेश में और देश में जाएगा कि हमारी मुनि सिंह जी की आशीर्वाद से। आज की इस खबर में हम देखते हैं कि एक ऐसे महिला सरपंच के पति निर्दयता अपने ही ग्रामीण जनता को डरा धमका कर पैसे की करता था मांग एवं जातिवाद गाली गलौज कर ग्रामीणों की आए दिन करता रहता था तिरस्कार। आज की इस खबर में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक महिला सरपंच के पति निर्दयता के साथ अपने ही ग्रामीण जनता को डरा धमका कर पैसों की मांग करता है, जातिवाद गाली गलौज कर ग्रामीणों की आए दिन तिरस्कार भी करता है। मामला दतिया जिले के थाना दुरसड़ा क्षेत्र में आने वाले ग्राम बागपुरा का है, जहां बस्ती के लोग ग्राम पंचायत के सरपंच के पति के द्वारा मचाए जा रहे आतंक से भयभीत है, जिससे निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने 9 फरवरी को जिला पंचायत सीईओ, एसपी दतिया और विद्युत मंडल अभियंता इंद्रगढ़ को आवेदन दिया था। ग्राम पंचायत सरपंच पति राम नरेश यादव पुत्र लखन यादव द्वारा हरिजन बस्ती में अपना आतंक मचा रखा है। नशे में धुत होकर बिजली विभाग की डीपी को गिरा दिया है, जिससे सही कराने के नाम पर ग्रामीणों से पैसे भी मांग रहा है।
सवाल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ही जनता द्वारा सरपंच को चुना जाता है, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही है। सरपंच द्वारा विकास तो छोड़ो, अपनी ही जनता का विनाश किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, यह देखते हैं हमारे संवाददाता रजनी डटोरिया की एडिशनल एसपी कमल मौर्य से हुई खास बातचीत के बीच। बागपुरा में ये जो सरपंच पति का ये मैटर चल रहा है, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें ये है कि बागपुरा गांव का एक व्यक्ति है जिसने कुछ लोगों की ट्रांसफार्मर उतार दिया था, जिसकी शिकायत करने वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए थे। इसी बात को लेकर के जो वहाँ वर्तमान सरपंच है यादव करके, राम नरेश यादव, उसने उनकी मारपीट कर दी थी, जिसमें मेरे द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। थाना इंद्रगढ़ में उसके विरुद्ध SC/ST का अपराध पंजीबद्ध हो गया। सर, इस पर क्या धारा लगाई गई है? SC/ST पे अपराध पंजीबद्ध हुआ। कोलारस में पालकों ने खबर हर्पल के कार्यालय पहुंचकर स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वसूलने के संबंध में हमारे संवाददाता को अपनी समस्याओं के बारे में बताया। कहा सर, दिसंबर तक मेरे बच्चों ने स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ये पैसा किस हिसाब से लोगे? तो उन्होंने कहा कि हम 10 महीने की फीस लेते हैं और 5-5 हज़ार रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट आपकी बच्ची की बनेगी। तो मैंने ये कहा कि जनवरी से और अप्रैल तक जो स्कूल चलेगा उसका आपका जो 1500 या 1200 जो मंथली चलता है वो मंथली आप लें सर। 4 महीना पड़ेगी तो 4 महीने के पैसे आपको दिए जाएंगे। इससे पहले ना मेरे बच्चे, और आप तो ऑनलाइन हो, आप ऑनलाइन पे अगर रिकॉर्ड बताएं बच्चों ने पढ़ा है तो। दूसरा, इसी लेवल में फर्स्ट क्लास और 5 क्लास के बच्चे अभी तक स्कूल में ज्वाइन पहले भी नहीं हुए थे, क्योंकि कोरोना काल के समय स्कूल बंद था। 8 तक का अभी भी बंद है। तो आपको किसी प्रकार की SDM से या अन्य किसी अधिकारी से राहत के लिए कुछ थोड़ा सा आश्वासन मिला या नहीं? नहीं सर, मिला है और पूरा मिलेगा। हम लोग हाईकोर्ट में भी जाएंगे, हाईकोर्ट में भी हम चैलेंज करेंगे, और हो सकता है शिवपुरी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें अगर राहत मिलती है तो वहाँ से पहले। तो आप इनका सबका समर्थन करते हैं कि नहीं? नहीं, हम तो करते हैं साहब। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह लोधी जी। तो आप इनका सबका समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या ये उन पे स्कूल वालों का क्या कहना है इसके बारे में? स्कूल वालों को कहना चाहिए आप तो मनमानी फीस चाहिए। और अभी भी और इसकी कोई रसीद वगैरह भी है कि तो जो कह रहे हैं हमको 15,000 रुपए दिए 10वीं वालों की, और 5वीं वाले और जी 8वीं तक का, और स्कूल में कोई ट्यूशन का और उसका कोई अंतर ही नहीं है। केवल बस के घटा रहे हैं पैसा और पैसा वही वसूली जा रहे हैं। ये पहले मुकेश गोल हमने कभी मेरा नाम राकेश कुमार जैन है, मैं कोलारस में रहता हूँ। आज आप हमारे खबर हर्पल के ऑफिस पे आए, तो क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारे बच्चे कोलारस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और कोरोना काल से हमारे बच्चे आज तक स्कूल में नहीं गए, और स्कूल प्रबंधन का कहना है कि आप अपने बच्चों का 24,000 रुपया जमा करिए, तब आपके बच्चे हमारे स्कूल में फीस परीक्षा में बैठ पाएंगे और आपको रिपोर्ट देंगे, अन्यथा हम उनको आगे नहीं जाने देंगे। इसके बारे में आपने कहीं आवेदन दिया या? जी, हमने ज्ञापन दिया। जी, हमने ज्ञापन दिया है, AGM महोदय जी को ज्ञापन दिया है, और आगे भी हमारा ज्ञापन देने का और आगे विचार है। जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीकांत पांडे। जी। मेरे बच्चे भी केवल कोलारस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं जी, और मैं भी उन बच्ची की फीस कॉपियाँ लेके जमा करने गया था। मेरे को फीस के आपने फीस जमा नहीं करी है, मुझे वापस भगा दिया कि आप फीस जमा करिए, क्योंकि फीस ट्यूशन फीस हिसाब से ली जाए। जो फीस ले रहे हैं वो तो पूरी स्कूल की फीस ले रहे हैं। ट्यूशन फीस और कोरोना काल में जो माफ फीस का क्या अंतर है, ये डिफरेंस हमारी समझ में नहीं आया, और हमारा यही कहना है उचित फीस ली जाए या अनुचित फीस न ली जाए। आप ही विरोध कर रहे हैं कि सभी पालक लोग सहमत हैं इससे? आप सहमत हैं इससे? सहमत है। आपका शुभ नाम? चंद्रशेखर भार्गव। जी भार्गव साहब, आपका क्या कहना है? सत्यता है क्या? ये सत्यता है क्या है कि मेरे बच्चे भी कोलारस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि ट्यूशन फीस के नाम पर पूरे विद्यालय की फीस वसूली जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं। जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुदर्शन भार्गव है साहब। जी भार्गव जी, मेरे को कॉल आया, कोरोना काल के समय स्कूल बंद था तो हमारे बच्चों ने स्कूल नहीं जा पाए, और मेरे पास बच्चों को मतलब जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है उसमें मोबाइल की व्यवस्था मेरे पास नहीं थी दिलाने की, तो मैंने क्या है प्राइवेट बच्चों को पढ़ाया।
और मैं ऑनलाइन जी के पढ़ाने को मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि 2 मोबाइल एंड्रॉयड बच्चों को दिला सकूं, तो मैंने प्राइवेट स्तर पर बच्चों की ट्यूशन व्यवस्था कर ली। और स्कूल अभी 25 दिसंबर से जो स्कूल खुले हैं, 1 जनवरी से बच्ची को स्कूल। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर ने इटावा पहुंचकर पत्रकार वार्ता की और पार्टी की प्राथमिकताएं बताईं। को दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर ने इटावा के शहर के होटल में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बद से बदतर हो गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, किसान बेहद परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारें आईं उससे लोग त्रस्त हो चुके हैं, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, बिल बहुत अधिक आ रहे हैं, किसान परेशान है, जनता से हर सरकार को परख कर देखा है। प्रेस वार्ता में पार्टी की प्रदेश सचिव रुचि यादव, जिलाध्यक्ष संजीव साक्य, जिला उपाध्यक्ष इकरार अहमद, दीपक राज, ऋचा कुशवाहा, मोनिस कपूर, सोनू यादव आदि मौजूद रहे। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर आएंगे जी, तो अब आपकी सरकार आने से किस तरीके का बदलाव किया जाएगा? देखिए, जैसे हमने खुला आमंत्रण दिया पूरे देश की, जो जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, उनको आमंत्रण दिया कि आइए हमारे स्कूल देखिए, अगर हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं तो हमसे लीजिए, ताकि आप भी, क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जो राष्ट्र का निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का होता है। शिक्षा अगर हमने अच्छी कर ली तो हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अपने आप फ्लाईओवर भी बनाएंगे, अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, अपने आप देश तरक्की करेगा। तो ये हमारा वादा है कि हम उत्तर प्रदेश में, अगर हम के लोगों ने हमको मौका दिया तो जैसी शिक्षा का स्तर हमने दिल्ली के अंदर बनाया, दिल्ली के अंदर स्कूल्स बनाए हैं, बहुत बढ़िया प्रयोगशालाएँ बनाई हैं, बहुत बढ़िया डेस्क, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया क्लासेस, तो वही सब कुछ हम यहाँ पर करेंगे। वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है तो इसकी आप किस दृष्टिकोण से क्या है? देखिए, खराब है कि बिल्कुल अच्छी है? देखिए, मैं बताता हूँ, आप खराब है, बहुत खराब है। मैं भी बहुत सारे कॉलेज जाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आपके स्कूल अच्छे थे तो आपने दिखाने से मना क्यों किया? तमाम हालत बहुत बुरी है स्कूलों के अंदर, इतनी बुरी हालत है। अब दीपापोती शुरू की गई, इसके बाद जब हमने वहाँ दौरे करने शुरू किए स्कूल में, उसके बाद अब क्या है कि वो रंग पेंट करना शुरू कर दिया गया। कितना घने कोहरे की वजह से आज सुबह जनपद में एक और हादसा हो गया। उसहार थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस के चैनल नंबर 126 पर दिल्ली से बिहार जा रही हाईवे किनारे खड़ी एक निजी बस में कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। वजह से आज सुबह जनपद इटावा में एक और हादसा हो गया। उसहार थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 126 पर दिल्ली से बिहार जा रही हाईवे किनारे खड़ी निजी बस में कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद खड़े क्षतिग्रस्त टैंकर में पीछे से एक अन्य बस टकरा गई, जिसके पीछे स्कॉर्पियो टकरा गई। एक के बाद एक 4 वाहन टकराने से 11 यात्री घायल हो गए। घटना के बाद बचाव के लिए बस से उतरकर भाग रहे 2 यात्रियों को अज्ञात ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। आज थाना उसराहाट क्षेत्र में 126 किलोमीटर पर जब लखनऊ से आगरा जाते हैं तो उस समय एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें घने कोहरे के कारण सुबह 8:30 बजे के करीब 4 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई थी, जिसमें 2 बस, एक कैंटर और एक स्कॉर्पियो थी। उसमें 2 लोग हताहत हो गए थे, मृत्यु हो गई थी मौके पे। 11 लोग घायल हुए थे। 11 को तत्काल सैफई मेडिकल कॉलेज में भेज दिया था। बाद में अभी जानकारी मिली है कि वहाँ पे एक और व्यक्ति की कैजुअलिटी हो गई है, जिनमें से 2 लोगों की शिनाख्त हो गई है। एक की प्रयास स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है तथा इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। दतिया जिले के सहकारिता कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो आए दिन सभाओं में मंचों से अधिकतर कहते हुए नजर आते हैं कि मामा फार्म में हैं, होगा हर समस्याओं का निदान, लेकिन मामा के कानों तक नहीं पहुंच रही सहकारिता कर्मचारियों की कलम बंद हड़ताल की आवाज। दतिया जिले के सहकारिता कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो आए दिन सभाओं में मंचों से अधिकतर कहते हुए नजर आते हैं कि मामा फॉर्म में है और हर समस्या का निदान करेगा, लेकिन मामा के कानों तक समस्या ही नहीं पहुंच रही है। सहकारिता कर्मचारियों की कलमबंद हड़ताल की आवाज़ यहां तक पहुंचने में नाकामी सिद्ध हो रही है। जी हां, दतिया में पिछले कुछ दिनों से सहकारिता कर्मचारी नियमितीकरण, ड्यूटी, FIR एवं मशीन में गलत दिख रहे स्टॉक को लेकर प्रदेश सरकार से न्याय की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है। उनके इस समस्या पर मामा की तरफ से ध्यान
भी नहीं दिया गया है। देखिए हमारी संवाददाता की खबर। नाम है आपका? राकेश शर्मा नाम है। क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? सरकार से हमारी 3 मांगे थी। पहली मांग थी हमारी जो मशीनों में जो आवंटन है उसको 0 किया जाए, और दूसरी मांग हमारी थी जो हमारे भाइयों पे FIR दर्ज कराई थी सरकारी कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, वो FIR हम वापस ली जाए। तीसरी मांग हमारी नियमितीकरण की है, हमें शासकीय कर्मचारी की भांति वेतन भत्ता आदि सुविधाएं प्रदान की जाए। सरकार ने हमारी 50% मांगे मंजूर कर ली। हमारी नियमितीकरण की मांग अभी तक उन्होंने नहीं मानी है। 5,000-6,000 रुपये हम कर्मचारियों को मिलते हैं, उससे हमारे जीवन में हमारे बच्चों का जो भरण पोषण है वो नहीं हो रहा है। अगर वो हमारी मांगे मानते हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो 18 तारीख में हम जाकर के भोपाल में CM हाउस का घेराव करेंगे और सामूहिक इस्तीफा देंगे। यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। भिंड पुलिस ने अपराध की दुनिया में कदम रखने वालों को सबक और संदेश देने के लिए एक नई पहल शुरू की। चंबल में बागी दस्युओं के खत्मे और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटाने की कहानी को पुलिस संग्रहालय के माध्यम से बताने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने अपराध की दुनिया में कदम रखने वालों को सबक और संदेश देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। चंबल में बागी दस्युओं के खात्मे और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटाने की कहानी को पुलिस संग्रहालय के माध्यम से बताने की तैयारी कर रही है। कुख्यात दस्यु रहे मोहर सिंह के निवास क्षेत्र मेगांव में ब्रिटिश काल का पुराने थाने का चयन भी कर लिया गया है। दरअसल चंबल में डकैतों का आतंक खत्म होने के बाद अब भिंड पुलिस डकैतों का एक संग्रहालय बनाने जा रही है। इसका उद्देश्य अपराधों की दुनिया में कदम रखने वालों को सबक सिखाने और संदेश देने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पुलिस ने मेगांव और एक पुराने थाने का चयन किया है। यह थाना ब्रिटिश काल के दौर में बनाया गया था। इस थाना भवन को हेरिटेज लुक में सजाया संवारा जाएगा। इस संग्रहालय में वर्ष 1960 से लेकर 2011 तक चंबल इलाके में सक्रिय रहे दस्युओं की पूरी हिस्ट्री शीट, फोटो, गिरोह के सदस्यों की पूरी जानकारी और उनका अंत तक की पूरी कहानी बताई जाएगी। उनके हथियारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही उन बलिदानी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों में किस्से भी बताए जाएंगे जिन्होंने खुद को आगे कर इनकी गोलियों का सामना किया। संग्रहालय निर्माण के लिए राशि जन भागीदारी और पुलिस फंड में जुटाई जाएगी। चंबल में 1980 से लेकर 90 तक कई दस्युओं ने आत्मसमर्पण किया था। इनमें फूलन देवी, धनसा बाबा, मोहर सिंह, माधव सिंह प्रमुख डकैत थे। समर्पण के बाद इन दस्युओं ने सजा भी काटी और रिहा होने के बाद समाज की मुख्यधारा में भी लौटे। भिंड से हमारे संवाददाता पीयूष बिरथरिया की खबर। और भिंड में एक नई पहल शुरू होने जा रही है, डकैतों का म्यूजियम बनने जा रहा है। तो डकैतों का म्यूजियम बनने के पीछे क्या उद्देश्य है पुलिस और प्रशासन का इसमें? देखिए, गन वायलेंस भिंड जिले की एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो वैसे इस क्षेत्र की छवि ये हो गई है कि यहाँ हिंसात्मक प्रवृत्ति की घटनाएं अधिक होती रहती हैं। पुलिस का यह प्रयास है कि समाज में शांति फैले, और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पहले यह दिखाया गया है कि डकैत जो होते थे वो बागी होते थे, बहुत बड़े हीरो होते थे, और जो विक्टिम थे उनके एंगल से कभी किसी ने नहीं सोचा है कि जो दस्यु पीड़ित लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। तो भिंड पुलिस हिंसा को दूर करने के लिए और सभी को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये जो भिंड का जो पुलिस का और जो बाकी इतिहास है उसके लिए एक म्यूजियम बना रही है, ताकि लोगों में जागरूकता आए और हिंसा कम हो। म्यूजियम में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाए, लोगों को क्या क्या उपलब्ध कराया जाएगा उस म्यूजियम में? कि यहाँ में बीहड़ की संस्कृति की चीज़ें रखी जाएंगी, जो बड़े बड़े गैंग हुए उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। उनके साथ जो पुलिस के इनकाउंटर्स हुए हैं उसमें जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जो उनके विक्टिम हैं, जो यहाँ के लैंग्वेज जिन्हें पकड़ कहते हैं, उनके बारे में स्टोरी डाली जाएगी, ताकि भिंड के बारे में लोगों को जागरूकता आए और रिसर्च हो सके और आगे हिंसा में कमी आ सके। क्या ये भी पहल रहेगी? भिंड में एक समय दौर ऐसा रहा था 60 के बाद 2012-13 तक, जहाँ सबसे ज़्यादा उद्योग पनपा, तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को दिखाया जाएगा कि ऐसा न करें, इससे मतलब डकैतों के साथ ये इनकाउंटर हुए, मारे गए हो। जी, मेन उद्देश्य यही है कि आप देखिए कि जो भी बड़े बड़े डकैत रहे हैं, अभी उनकी फैमिली की स्थिति कितनी दयनीय है। अपराध कभी भी फलता फूलता नहीं है, और जो विक्टिम है उनके बारे में भी दिखाया जाएगा, उनकी भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभी को इससे जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।